जो ये टॉपिक है ये आज आपने जो पिछला जो अपना था 20 विशेषता वाला वो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आज अपन एक नया चैप्टर के साथ आ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रस्तावना। क्या नाम है? प्रस्तावना। प्रेम्बल, क्या कह सकते हैं? प्रेम्बल। अब देखो ये प्रस्तावना के बारे में अपन को पढ़ना है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें हमने पिछले में 20 विशेषताएं पूरी कंप्लीट की थी और ये प्रस्तावना का जो टॉपिक है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपन को विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें विशेष तौर से किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों पर ज्यादा जोर देना, वो चीज आपको इसमें बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन इसका बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो देखो बेसिक नॉलेज में क्या क्या कंडीशन बताइए वो देखना है। सबसे पहले सर ये प्रस्तावना है क्या, तो देखो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखो सबसे पहले इस प्रस्तावना का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया था, कैसे बना था। तो देखो सबसे पहले आपको पता है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, कौन सी डेट है? 13 दिसंबर 1946 को, अब 1946 को मतलब अपनी इस प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, जो संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। कौन सी बैठक थी? तीसरी। इससे पहली बैठक कौन सी हुई? 11 दिसंबर। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी? दूसरी। और ये कौन सी बैठक थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। अब देखो इस बैठक के अंदर इन्होंने प्रस्तुत किया है, अभी तक इसको मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन ध्यान रखना उस समय इस प्रस्तावना को कहते थे उद्देशिका। क्या बोला जाता था? उद्देशिका। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के नाम से इस मतलब जो ये प्रस्तावना है इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष क्या किया? प्रस्तुत। अब इस संविधान सभा ने इस जो ये प्रस्तावना उद्देशिका थी इसको 22 जनवरी 1947 को इस संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या बनी, ये बहुत ही अच्छी है भाई, कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ में देखा जाए तो अपने एग्जाम जो अपने 12th का एग्जाम है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका के नाम से संविधान सभा के समक्ष क्या किया गया? प्रस्तुत, जिसको संविधान सभा ने स्वीकारा कब था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये बात एक पॉइंट याद रखना है। अब इसमें ये प्रस्तावना है क्या रियल में, तो देखो इसका शाब्दिक जो अर्थ अपन को पता होना चाहिए वो है इसका संविधान का परिचय। क्या है इसका अर्थ? संविधान का परिचय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, तो प्रस्तावना का अर्थ होता है संविधान का क्या देना? परिचय देना। तो वो हमेशा या अपन कह सकते हैं उसकी भूमिका, मतलब संविधान में इसकी भूमिका क्या है, यही हमारी क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। और इस प्रस्तावना का जो अर्थ है हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा? संविधान का परिचय और उसकी क्या है? भूमिका। ये क्वेश्चन छोटे रूप में पूछा जा सकता है। अब देखो इसके बाद के अंदर अपन देखते हैं कि सर ये क्या है, मतलब इस प्रस्तावना के अंदर ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना होता है। तो देखो इस प्रस्तावना के अंदर हमें मूल्यों एवं आदर्शों, जिसको अपन मूल्यों को अपन क्या कह सकते हैं? उद्देश्य कह सकते हैं। तो उद्देश्य और आदर्शों का जो हमारे संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का जो विवरण हमें मिलता है वो किसमें मिलता है? प्रस्तावना में। और इसी प्रस्तावना के आधार पर ही हमारे संविधान की रूपरेखा हमें तैयार
देखी गई है। अब सबसे पहले चीज इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, उनको भी अपन को डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इस प्रस्तावना के अंदर अपन देखें तो इस प्रस्तावना के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारे ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, क्या ली गई है? प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना जो मैन है ये आपके ली गई है अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या क्वेश्चन बने कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब देखो आगे इस प्रकार से देखें तो आगे प्रस्तावना किस आधार पर हमें इंगित करती है और किस प्रकार से इसकी बनावट रूपरेखा हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इस प्रस्तावना के अंदर यदि आपसे पूछ ले कि सर इसमें शब्द कितने थे, तो हमेशा ध्यान रखना मूल जो प्रस्तावना अपनी जब संविधान सभा बनी थी, बनाया था संविधान, उस समय इस मूल प्रस्तावना में कुल शब्द थे 85। कितने थे बेटे? 85 शब्द थे। और जिसमें आगे की एक विवाद की प्रवृत्ति आती जिसको समझना है, आगे इसमें शब्दों में विस्तार भी हुआ है क्योंकि 3 शब्द इसमें नए जोड़े गए थे। एक कहानी है, इस कहानी को अच्छे से समझना और ये आगे आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। तो देखो एक बार, तो यहाँ तक आपके समझ में आई चीज कि सबसे पहली चीज तो मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि जो प्रस्तावना है, सबसे पहले प्रस्ताव किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया? 13 दिसंबर 1946। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष। उस समय नाम क्या था? उद्देशिका। आज भी क्या है इसका नाम? उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना के नाम से संबोधित करते हैं। और इसको 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। आपसे आगे क्या पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अगला क्या पूछता है कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? तो प्रस्तावना का अर्थ होता है संविधान का परिचय या उसकी भूमिका होता है। ठीक है, सब प्रस्तावना क्या है तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो संविधान का मेन उद्देश्य और आदर्श है उसको इंगित किया गया, वही क्या है? प्रस्तावना है। मूल प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी थी? 85। अब देखो इस प्रस्तावना को लेकर हमारे देश में बार बार विवाद रहा है और वो विवाद की प्रवृत्ति कैसे बनी इसको भी एक अपन अच्छे से समझते हैं। देखो अब देखो इस प्रस्तावना को लेकर हमारे देश के अंदर विवाद रहा है, क्योंकि इसमें विवाद का जो कारण है वो क्या रहा था वो भी एक बार अच्छे से समझ लेना है अपन को। अच्छे से समझ लेना है प्रस्तावना के विवाद को। तो देखो एक बार अच्छे से, तो प्रस्तावना का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो किस प्रकार से है और कैसे इसमें आगे अपन को वर्णन मिलता है। तो देखो प्रस्तावना के अंदर सबसे पहली चीज तो यह है कि जो सबसे पहला विवाद आता है उससे बोलते हैं बेरूबारी विवाद। क्या बोला जाता है? बेरूबारी विवाद। ये जो विवाद हुआ था ये हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। इस विवाद के अंदर सबसे पहले प्रस्तावना को गाया गया और कहा गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बहुत अच्छा विवाद है, ध्यान रखना भाई। कौन सा विवाद है? बेरूबारी विवाद। कब हुआ था? 1960 में। इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करके कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इस प्रस्तावना में संविधान के अनुसार संशोधन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ समय मतलब इसके जस्ट 13 साल बाद में, कितने साल बाद में? 13 साल बाद में एक दूसरा विवाद आता है और उस विवाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। ये हुआ था 1973। तो देखो इस चीज को अच्छे से समझना है कि
कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद था, ये कब हुआ था? 1973 के अंदर। अब देखो इस विवाद से डेट भी याद रखनी, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हुई 24 अप्रैल, जिस दिन अपन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो 1973 का विवाद है ये, 24 अप्रैल 1973 का विवाद है। अब देखो इसमें अच्छी बात क्या लिखी हुई है, देखो आज अपने संविधान का सबसे बड़ा यदि विवाद देखा जाए, मतलब संविधान का सबसे बड़ा विवाद है, वो कौन सा माना जाता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। अब इस विवाद के अंदर इस मामले को एकदम उलट दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना। कैसे? कि इस मामले के तहत हमारे जो सीएम बताया था सर्वोच्च न्यायालय ने, उसने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। ये बात किसमें नोट हुई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में। तो ये एकदम देखो, ये तो मना कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसी प्रकार ये क्या कह रहा है, इसका मतलब तो इसकी बात अब मान्य होगी, और मान्य होगी तो इससे अपन कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। और अंग है तो इसका मतलब है कि इसकी संविधान की प्रक्रिया के अनुसार इसमें क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन। क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे पास संविधान संशोधन की बात आ चुकी है, और ये चीज मैंने आपको संविधान संशोधन आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से संविधान के अंदर किए जाते हैं। तो देखो इसमें आगे की प्रवृत्ति क्या होती है? हमें अनुमति मिल गई, अनुमति मिल गई तो अब हमें 1976 के अंदर, मतलब 75 में हमें आवश्यकता पड़ गई थी, और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो उस समय सबसे पहले इस प्रस्तावना के अंदर एकमात्र अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, और वो कौन से संविधान संशोधन हुआ है? 42वें संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब के तहत बेटे? 76 के तहत। किसके तहत? 76 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना। उसमें से पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, जो अपन पहले लगभग पढ़ चुके हैं, और तीसरा था उसे बोलते हैं अखंडता। क्या बोलते हैं? अखंडता। तो ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। तो यदि वर्तमान में देखें तो ये हमारी प्रस्तावना में कुल शब्द कितने हो गए? 88 हो गए, मतलब 88 शब्द। जो हमने कितने लिखे थे? 85 लिखे थे। तो ये चीज अपन को विशेष तौर से याद रखना है। इनको अपन आगे जैसे प्रस्तावना बढ़ेगी विस्तार से समझा जाएगा। पहले अपन क्या करते हैं? इनके विवाद के बारे में अध्ययन करना है। तो अब इसके बाद में तीसरा एक विवाद होता है जो बहुत अच्छा विवाद है, जो आज की गवर्नमेंट, जो हमारे राजस्थान में चल रहा है मामला, उसी से रिलेटेड है। देखना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो, इसमें आपको ये नॉलेज होगा कि रियल में ये घटना कैसे घटित होती है। देखो इस मामला का नाम था एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1954। ये मामला हुआ था। मतलब कौन सा मामला है? मतलब इसमें साफ बताया गया कि एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडियन जो मामला था 1994 में हुआ था। इस मामले के अंदर हमारी जो मेन चीज थी वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक मामला था कर्नाटक का। किसका मामला था? कर्नाटक का। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था एसआर बॉम्बे, उसका नाम था। तो उस समय क्या होता था कि वहां का जो राज्यपाल है उसकी स्थिति ऐसे हुई थी कि वहां पे 2 पार्टियां मिली थी। तो अपन कह सकते हैं कि भाई जनता दल मिलकर वहां पर एक गठबंधन सरकार बनी थी, और उस दल का नाम था जनता दल। ठीक है। उसमें से एक सचिन पायलट की तरह ही एक आदमी था, और जिसमें हालांकि नाम तो मुझे पता नहीं, मैंने इतना डीपली पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन एक विस्तार से आपको समझा देता हूँ। वही सेम कंडीशन हुई थी, वही 19 विधायक लेकर और राज्यपाल के पास आकर वो कह दिया कि भाई हम यह न जो सरकार को चेंज करना चाहते हैं, और हमारा जो लीडरशिप है वो हमारे लिए सही नहीं है। तो उस समय राज्यपाल ने उस व्यक्ति की बात को मानकर
और राष्ट्रपति से अनुशंसा कर दी कि इस कर्नाटक राज्य में सरकार संवैधानिक जो अनुच्छेद 356 है, कौन सा अनुच्छेद 356, इसके तहत आप इस पर क्या लगाओ, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो ये मामला सीधा कहाँ पे चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आदेश में राज्यपाल को बताया कि हमारी जो प्रस्तावना है, क्या है, हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक स्रोत है। किसका स्रोत है बेटे, संविधान का, जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें एक राज्यपाल से ये बात भी बताई गई है कि जब भी आप ऐसा कोई भी मतलब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हो या जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप राजभवन में मतलब ये जो वोटिंग प्रणाली या राजभवन के आधार पर न कहकर आप इसकी प्रक्रिया को किसमें अपनाओ, विधानसभा में, क्योंकि जो लोगों का सदन है, जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, वो हमेशा किसमें होगी, विधानसभा में। तो ये विवाद था और इस विवाद के तहत हमारी प्रस्तावना को संविधान का एक अंग माना गया है और संविधान का एक स्रोत के रूप में इनको प्रदर्शित किया गया है। तो ये 3 मामले थे हमारी प्रस्तावना से संबंधित। तो सबसे पहला कौन सा था, बेरोबारी विवाद 1960, दूसरा कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 और अगला था एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो मामला था ये कब का था, 1994 का। तो ये मामले थे और इन मामलों के तहत हमें ये सीखने को मिला है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और अब तक हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और जिसके तहत कुल कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो ये चीज यहाँ तक आपके कंप्लीट समझ में आई। अब देखो आप तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके समझ में आया, जो इनका किस प्रकार से प्रस्तावना का विवरण हुआ, कैसे आई कैसे नहीं आई। अब देखो अपनी जो मूल प्रस्तावना है वो कैसे है, क्या है। तो एक बार मैं जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे वैसे आप भी पढ़ते जाना। तो देखो ये है प्रस्तावना, जिसे अपन कह सकते हैं उद्देशिका। देखो सबसे पहले हमने कह दिया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण पर्वतों संपन्न, क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण पर्वतों संपन्न, एक एक वर्ड को समझना भाई, कौन से वर्ड में क्या है, इसलिए मैं पूरी प्रस्तावना लिख रहा हूं एक बार ताकि अपन प्रत्येक वर्ड को समझ सके। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर्वतों, सॉरी यहाँ पे लिख देना, एक संपूर्ण पर्वतों संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं
स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त करने एवं व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम सब अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसे अपनी भाषा में कह सकते हैं मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सौते 2006 विक्रम ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकार अधिनियमित एवं आत्मविद करते हैं। तो भाई ये थी अपनी प्रस्तावना। क्या है ये जो टोटल दी गई है, यही अपनी क्या है बेटे प्रस्तावना है। तो देखो इसको अच्छे से समझना है, एक एक चीज को और बारीक से समझना है। एक बार मैं वापस देख लेता हूँ कहीं गलती नहीं हुई है। तो देखो एक बात सभी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना या व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम सब अपने इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सवते 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकार अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो ये एक बार प्रकार से प्रस्तावना, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इस प्रस्तावना के तहत अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो इस प्रस्तावना के अंदर ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्ड में प्रत्येक वर्ड का कोई ना कोई अर्थ है। सबसे पहली चीज तो ये है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ वापस और फिर आपको अच्छे से एक एक वर्ड का अर्थ बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार देखो
प्रस्तावना के अर्थ को हमने प्रस्तावना पढ़ ली भाई, क्या है प्रस्तावना, जिसमें हमने पढ़ा था। अब इसमें प्रत्येक वर्ड को अपन को इंगित करना है। तो देखो सबसे पहले ये चीज आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, एक बार इनको विशेष तौर से ध्यान रखना। प्रस्तावना के जितने भी विवरण है उसके प्रमुख रूप से जो आधार बनाए हैं वो कितने आधार में बांटा गया है, 3। कितने आधार बनाए हैं, 3 भाग में इसको डिवाइडेड किया गया है। सबसे जो पहला फर्स्ट भाग है उसे कहते हैं घोषणात्मक भाग। क्या बोला जाता है, घोषणात्मक भाग, ठीक है, जिसमें एक वर्ड आता है जिसका आपको अर्थ याद रखना है, वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो वर्ड है यही प्रस्तावना का कौन सा भाग कहलाता है, घोषणात्मक भाग। कई बच्चे जो रेड की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इनको विशेष तौर से ध्यान रखना। और जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो भी आगे इसको शेयर करें और उन बच्चों को जोड़ें जो शायद आज कंपटीशन के दौर में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज आपको अक्सर कोचिंगों में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एकदम सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन सीधा क्या पूछेगा कि प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग कौन सा है। आपने कभी पढ़ा ही नहीं कि घोषणात्मक होता क्या है, और घोषणात्मक का मतलब है जिस चीज से किसी चीज की शुरुआत हो, तो वो शुरुआत हमारी किससे होती है, हम भारत के लोग। इस वर्ड पर चर्चा करेंगे अपन, लेकिन एक बार इसके भाग देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो भाग है वो अपना कौन सा है, वो है प्रस्तावना का उद्देश्य भाग। कौन सा है, उद्देश्य भाग। अब देखो इस प्रस्तावना का जो उद्देश्य भाग है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले है उद्देश्य भाग में एक तो समाजवादी, ठीक है, दूसरा है आपके पंथ निरपेक्ष, और तीसरी जो बात आपके दी गई है वो दी गई है कौन सी, लोकतंत्रात्मक। और जो चौथी इसमें बात आपके बताई गई है वो है गणराज्य। कौन सी है, गणराज्य, ठीक है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कौन कौन सी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, और अपन अगला क्या कह सकते हैं, गणराज्य। क्या बोल सकते हैं, गणराज्य। इसके अलावा जो इसमें 5वीं पॉइंट है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो इस उद्देश्य भाग में टोटल कितने आते हैं, 5 आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का उद्देश्य भाग नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। घोषणात्मक भाग कौन सा और उद्देश्य भाग कौन सा। तो उद्देश्य भाग कितने बेटे, 5 है। पहला कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो हमने आगे इसमें पढ़ा था, ठीक है। तीसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं विवरणात्मक। कौन सा भाग है, विवरणात्मक भाग। अब देखो इसमें विवरणात्मक भाग कौन सा है वो भी समझना है अपन को। तो विवरणात्मक में सबसे पहले जो भाग है वो 3 न्याय आती है। तो कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है, न्याय। ये कौन से भाग में आती है, विवरणात्मक में। इसमें पहला चीज तो ये, दूसरी इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये भी एक कौन से भाग में आती है आपके, विवरणात्मक में। तीसरी बात इसमें व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता एवं अखंडता, तो ये चीज भी आपके किसमें आती है बेटे, विवरणात्मक भाग में। तो सबसे पहले हमने ये समझा है कि भाई जो प्रस्तावना होती है उसके अंदर किन किन भागों में इनको डिवाइडेड किया गया, बांटा गया है। तो वो 3 भाग है। पहला कौन सा है, घोषणात्मक भाग, जिसे हम कौन से भाग पढ़ेंगे, हम भारत के लोग। दूसरा भाग कौन सा, उद्देश्य भाग, जिसमें आप कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और तीसरा जो विवरणात्मक भाग है इसमें आपके 3 कंडीशन दी है। पहली कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, और व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता एवं अखंडता। तो इसके बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल से याद रखना है तो रह जाएगा। तो एक बार तो ये चीज, अब इन वर्डों का ही हमें अर्थ आना चाहिए, और इन वर्डों का अर्थ आ गया तो हमारी प्रस्तावना क्या बेटे, कंप्लीट है। चाहे वो एक क्वेश्चन भी आपके बाहर नहीं जाएगा। तो देखो इसमें आगे
तो देखो सबसे पहले घोषणात्मक भाग है, घोषणात्मक भाग में सबसे पहला पॉइंट है हम भारत के लोग। इस चीज को अपन समझते हैं, क्या चीज दी रखी है इसमें और क्या हमें करना है। तो देखो इसमें हम भारत के लोग से सबसे पहली चीज तो है कि ये वर्ड किस पर आधारित है। तो ये हमारे देश में अमेरिका के संविधान पर है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें भी जो प्रस्तावना दी गई है वो जो लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है कि हम अमेरिका के लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार भारत के संविधान में भी जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला जो घोषणा होती है वो किसके द्वारा, संबोधन किसके द्वारा होता है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से तात्पर्य बहुत सारा निकलता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो हम भारत के लोग से तात्पर्य है प्रस्तावना में संविधान जनता का स्रोत है। क्या है? संविधान किसका स्रोत है? जनता का स्रोत है। या अपन कह सकते हैं कि संविधान की अंतिम शक्ति जनता के पास है, जनता के पास है। तो यही हमारा सबसे बड़ा इसका क्या निकलता है बेटे, अर्थ निकलता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रस्तावना का जो पहला स्ट्रक्चर है वो किस संविधान पर आधारित है, अमेरिका पर। और इस हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संविधान है वो किसका स्रोत माना जाता है, जनता का। और संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास में है, जनता के पास में। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपसे पूछ ले कि सर्वोपरि कौन है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना सर्वोपरि कौन है, जनता है। कौन है? जनता। क्योंकि जनता के आधार पर मतलब जनता को मानकर ही हमारे देश का संविधान क्या किया गया है, तैयार किया गया, जिसमें आपको पता है कि इसमें जितने भी प्रतिनिधि काम करते हैं वो किसके करते हैं, जनता के करते हैं। तो ये चीज पहला पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए कि भाई ये अमेरिका पर आधारित है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये संविधान जनता का क्या है, स्रोत है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि संविधान की अंतिम शक्ति किसके पास में, जनता के पास में, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे देश की क्या चलाते हैं, शासन व्यवस्था और शासन की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ये हमारे किसका अर्थ माना जाता है, हम भारत के लोग का अर्थ है। तो ये चीज आपके छोटी सी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला अपना जो चैप्टर है वो कौन सा, एक बार देख लो। अगला भाग है अपना उद्देश्य भाग, जो हमने पिछली बार लिखे अभी थोड़ी जस्ट पहले। तो 2 नंबर है अपना उद्देश्य भाग। कौन सा बेटा, उद्देश्य भाग। उद्देश्य भाग में अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये चीज में आपको लगभग पहले भी पढ़ा, संपन्न संविधान। और देखो इसमें केवल अर्थ याद रहना चाहिए, इसका मेन चीज क्या है। तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान जनता के अकॉर्डिंग मतलब जनता की मंशा पर ही तैयार किया गया। किसी भी अन्य देश, किसी भी, याद रखना इसका शाब्दिक अर्थ होता है संविधान की प्रभुसत्ता जनता में निहित है और संविधान को भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। इसे किसी दूसरे देश या सत्ता के द्वारा थोपा नहीं गया है, थोपा नहीं गया है। अर्थात हमारा देश है वो किसी अन्य देश की सत्ता के अंडर में कार्य नहीं करता है। यही हमारे संविधान में शाब्दिक अर्थ किसका माना जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का, जिसमें संविधान की प्रस्तावना प्रभुसत्ता किसमें निहित है, जनता में, और संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया है और ये किसी दूसरे देश या सत्ता के द्वारा थोपा नहीं गया। अर्थात कहने का मतलब यही है कि हम, हमारा देश किसी दूसरे देश के अंडर में कार्य, चाहे वो आंतरिक मामले
मामला हो और चाहे वो वैदेशिक मामला हो, किसी भी दूसरे देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अपन चाहे वैसे अपने देश में अपन कर सकते हैं। किसी की ये नहीं कि अमेरिका की मजबूरी है कि हमें भारत की बात भारत को मेरी बात माननी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम किससे दोस्ती रखें, किससे दुश्मनी रखें, ये हम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही हमारे लिए कौन सा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। ठीक है बेटे, समझ में आई ये चीज। अगला देखो, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आया था, समाजवादी। कौन सा आया था, समाजवादी राज्य। अब देखो समाजवादी शब्द है, ये मैंने आपको बता दिया था कि मूल प्रस्तावना में तो इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वें के तहत। और कब जोड़ा गया, 1976। अब देखो ये 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसका शाब्दिक या मेन मुख्य अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, देश में पिछड़े एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विषमता दूर करना। क्या करना, आर्थिक विषमता को दूर करना, यही समाजवादी का क्या बेटे शाब्दिक अर्थ है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश में जितने भी पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनको क्या देना, प्रोत्साहन देकर उनकी आर्थिक जो विषमता है, मतलब जो दूरी है, वो हमेशा के लिए क्या कर देना, मिटा देना। यही हमारा क्या कहलाता है बेटे, समाजवादी। छोटा सा के ज्यादा कोई बड़ा इसमें है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपना तीसरा पॉइंट था वो कौन सा था, पंथ निरपेक्षता, जो मैंने आपको विशेषताओं में अच्छे ढंग से इनको बताया था। तो पंथ निरपेक्षता ये भी नया वर्ड था, तो इसका मतलब इसमें संशोधन तो ये कि वो कौन सा 42वां कब जोड़ा गया, 1976। इसका तो मैंने साथ में सबको अर्थ बता दिया कि इसके अनुसार भारत का न तो कोई धर्म है और नहीं कोई संप्रदाय। मतलब पंथ निरपेक्ष के अनुसार ये प्रदर्शित होता है कि भारत का न तो कोई धर्म है और न ही कोई क्या बेटे संप्रदाय है, जबकि भारत सभी धर्मों, मतलब कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों एवं संप्रदायों के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करता है। आदर भाव प्रकट करता है, कहने का मतलब है कि इसमें न तो कोई धर्म है न कोई संप्रदाय है, सभी धर्मों एवं संप्रदायों के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करता है। तो ये कौन करता है बेटे, पंथ निरपेक्ष के सेक्टर में हमारे देश में प्रस्तावना में अपनाया गया। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ आ गया कि इसके अनुसार भारत का न तो कोई धर्म है न कोई संप्रदाय है, जबकि भारत सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करता है। कौन, हमारा संविधान। ये नहीं कि वो हिंदू को प्रोत्साहन दे रहा है, मुस्लिम को दे रहा है, ऐसा नहीं है, सभी उनके लिए क्या बेटे सम्मान है। तो ये दोनों चीजें समझ में आई आपके। अब देखो अगला, इसमें तीसरा इसमें जो पॉइंट वो दिया हुआ है वो है लोकतंत्रात्मक। कौन सा बेटे, लोकतंत्रात्मक। तो देखो लोकतंत्रात्मक क्या होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे, 4 नंबर लोकतंत्रात्मक। तो देखो बेटे लोकतंत्रात्मक क्या होता है, इसको अपन को अच्छे से समझना है। लोकतंत्रात्मक का सीधा अर्थ है जनता का शासन। क्या है, जनता का शासन, वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। जिसके लिए आपको यह प्रसिद्ध एक परिभाषा भी है कि संविधान है जो कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया क्या है, शासन है। अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी। लेकिन अपन को इस लोकतंत्रात्मक प्रणाली को समझना है कि लोकतंत्र का मतलब है कि जो संविधान की वास्तविक शक्ति है, जो मेन शक्ति है, वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से किसमें निहित होती है, जनता में। और इससे अपन कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक में जनता का शासन। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो लोकतंत्रात्मक है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किसी भी देश में एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक होता है आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब भारत में क्या अपनाया वो आप खुद बता देना पढ़ के, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको विच्छेद कर बता दूंगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। मतलब जिस देश के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो पहले यदि मान लो वोटिंग वो किसको देगा, बी को, बी किसको देगा, सी को। तो ये जो बी है ना ये तो कहलाता है प्रतिनिधि, क्या कहलाता है, प्रतिनिधि, और ये कहलाता है प्रत्याशी जो मैन होता है, ठीक है। यदि ये वोट इस प्रकार से दिया जाए तो वो हमेशा लोकतंत्र होता है। कौन सा बेटे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जिसमें डायरेक्ट वोटिंग प्रणाली हो, ठीक है, तो वो हमेशा कौन सा कहलाता है बेटे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है बेटे, प्रधानमंत्री, या हमारे देश का मेन संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है बेटे, राष्ट्रपति है। तो हमारे देश के अंदर जो प्रणाली अपनाई गई है लोकतंत्र की वो कौन सी है बेटे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उसमें मतलब किया जाता है। कहने का मतलब है कि जनता डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को वोट नहीं देती है, अपन वोट देते हैं, जैसे सांसद को देते हैं या एमएलए को देते हैं। यही सांसद और एमएलए मिलकर और हमारे आगे क्या चुनते हैं, हमारे देश का राष्ट्रपति। हालांकि उसमें राष्ट्रपति में आपको डिटेल से बताऊंगा पूरा कैसे चुनते हैं कैसे नहीं चुनते, लेकिन अभी तक आपको ये ध्यान रखना तो समझ में आया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर सीधा वोट किसको दिया जाता है, जिसमें जैसे जिस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें वो वोट है ना जो सीधे किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को। जनता देगी राष्ट्रपति को सीधा वोट, वो तो कौन सा हो जाएगा, प्रत्यक्ष। और जिसमें जनता अप्रत्यक्ष का मतलब होता है अपन प्रतिनिधि, मतलब कहने का है कि जैसे सांसद एमएलए को वोट देते हैं और सांसद एमएलए आगे जाकर किसको वोट देते हैं बेटे, किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। तो वो ये मामला यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी बेटे, अप्रत्यक्ष। याद रखना अधिकांश देशों के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। एकमात्र विश्व का देश है जो अपने कहने का मतलब है कि जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कौन सा है, स्विट्जरलैंड। कौन सा बेटे, स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बाकी सब देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। क्योंकि हमारे देश में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हम इन चीजों का मतलब सही मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में कौन सी प्रणाली बेटे लोकतंत्र की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये चीज भी आपके लोकतंत्र की क्या है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में लोकतंत्र के बाद में देखो क्या स्थिति दी गई है। तो लोकतंत्र के बाद में जो अगला चैप्टर है आपके वो कौन सा है, 4 नंबर। और 5 नंबर आ गए। 5 नंबर देखो कौन सा है, गणराज्य। कौन सा है, गणराज्य। अब इसको भी समझने, लोकतंत्र समझ में आ गया तो सर हमारा गणराज्य भी क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। गणराज्य क्या अर्थ होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि गणराज्य उस देश को कहा जाता है जिस देश के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, कौन सा बेटा, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित, क्या हो, निर्वाचित हो, उससे देश में क्या पाया जाता है बेटे, गणराज्य मिलता है। क्या हमारे देश में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा कि राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में वंशानुगत नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है हमारे देश का, वो है राष्ट्रपति। कौन है बेटे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, इसका मतलब राष्ट्राध्यक्ष है और इसका जो वंशानुगत प्रवृत्ति है वो इसमें नहीं पाई जाती है। वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है तो आने वाले समय में भी को पुत्र राष्ट्रपति बन सी, ऐसी परंपरा नहीं। प्रधानमंत्री में तो है ही, क्योंकि राहुल गांधी पहले गांधी परिवार चल रहा है तो वो चल रहा है, उसमें कोई राजनीतिक प्रक्रिया उसको वो संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है उसका, ठीक है। अब इसमें मेन राष्ट्राध्यक्ष पर ही बात आती है संविधान के अंदर। राष्ट्राध्यक्ष में जब राष्ट्रपति है ये कभी भी वंशानुगत नहीं होता है, ये हमेशा वोटिंग प्रणाली के द्वारा ही चुना
जाएगा। और उसमें ये नहीं कि भाई इसको दे दिया जाए वंश, ऐसा नहीं है। तो गणराज्य का शाब्दिक अर्थ याद रखना कि गणराज्य उसे कहा जाता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होता है, हमेशा निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित। तो ये चीज भी अपन को हमेशा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर अपना 5 पॉइंट के बाद में ये कंप्लीट कौन सा भाग हो जाता है बेटे, उद्देश्य भाग। ये हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य भाग हो गया कंप्लीट। अब प्रस्तावना का लास्ट भाग बचता है जिसका नाम है विवरणात्मक भाग। कौन सा बेटे, विवरणात्मक भाग। देखो विवरणात्मक भाग, विवरणात्मक भाग में सबसे पहला पॉइंट था सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब देखो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इनको अपन को एक एक को समझना है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार है, 3 है। ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक न्याय नहीं है, याद रह जाएगा सबको। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्या बेटे, न्याय। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज तो यही है कि अपन को पढ़ना कौन सा है, सामाजिक। क्या है बेटे, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय की सीधी सादी परिभाषा है कि इसमें समाज में किसी के प्रति कोई भेदभाव न करना, वही क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय। तो हमेशा कहते हैं कि समाज में भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध, जिसमें जाति, लिंग, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर समाज में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो ही क्या कहलाएगी बेटे, सामाजिक न्याय कहलाएगी, सामाजिक न्याय। तो समाज में भेदभाव का निषेध, जिसमें सीधा बताया जाति, लिंग, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वही क्या कहलाएगी बेटे, सामाजिक न्याय कहलाएगी। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद में तो दूसरा इसमें न्याय दी है, वो कौन सी, आर्थिक न्याय। बहुत अच्छी रोचक परिभाषा है। आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं कि भाई सभी को आर्थिक रूप से सम्मान कर दिया जाए। आर्थिक रूप से सम्मान कर देंगे तो न तो मैं पढ़ाने आऊंगा न आप पढ़ोगे, क्योंकि पैसे तो मिल जाएंगे वैसे, तो ऐसा नहीं है। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि इस प्रक्रिया का जो वर्णन है वो हमें मिलता है अनुच्छेद नंबर 39। बहुत अच्छा अनुच्छेद है बेटे, याद रखना। कौन सा अनुच्छेद है, 39, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व राज्य के हैं उसमें इसको परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया वो देखो। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य सरकार को, किसको बेटे, राज्य सरकार को ऐसी इस प्रकार की योजनाओं का सर्जन करना चाहिए या ऐसे आजीविका के साधन मतलब उपलब्ध करवाना चाहिए राज्य को, ताकि सभी लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। क्या मिल सके, रोजगार। और साथ में जो भौतिक संपत्तियां हैं, कौन सी बेटे, भौतिक संपत्तियों का वितरण केंद्र सरकार को इस प्रकार से करना चाहिए जिसमें सब राज्यों को एक साथ लाभान्वित या सभी के हितों को ध्यान में रखकर उनका वितरण या उनका बंटवारा करना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है बेटे, आर्थिक न्याय कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे, आर्थिक न्याय। और इसमें अधिक से अधिक अपन आर्थिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें विशेष रूप से बताया गया है कि जो महिला और पुरुष है, कौन से बेटे, महिला एवं पुरुष दोनों को सम्मान कार्य के लिए, किसके लिए, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, सम्मान कार्य के लिए हमेशा क्या देना चाहिए, सम्मान वेतन देना चाहिए। ये नहीं कि भाई स्त्री है तो इसको पैसे कम दिए जा रहे हैं, पुरुष को ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात किसमें बेटे, आर्थिक न्याय। समझ में आई, ठीक है। तो सामाजिक न्याय पढ़ चुके हैं, आर्थिक न्याय पढ़ चुके हैं। अब हमारे कौन सी बच रही है बेटे, 3 नंबर
राजनीतिक न्याय। कौन सी है? राजनीतिक न्याय। अब देखो राजनीतिक न्याय क्या होती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, मतलब वयस्क हो चुका हो, उसको मत देना, कौन सा बेटे? मत देना उसका क्या हो जाएगा बेटे? राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। ये नहीं कि आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसको वोटिंग देना है, आपकी इच्छा के अनुसार अपने मत का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपकी आयु कितने वर्ष है? 18 वर्ष। नहीं है कि 15 वर्ष से भी हो जाओगे, मान तो राजनीतिक न्याय मेरे पास तो मुझे वोट देना है, ऐसा नहीं है। आयु मैंने आपको पहले बताया था, पहले 21 वर्ष थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष की आयु में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का एक अपना राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक मतलब उनको मत देना, वही उसकी क्या कहलाएगी बेटे? राजनीतिक न्याय कहलाएगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की न्याय है, तीनों में याद रखना, धार्मिक न्याय इसमें शामिल नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो पहला पॉइंट हुआ है अपन कौन से? विवरणात्मक भाग का पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपना स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अब देखो इन वर्डों को अपन को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारी जो प्रस्तावना है, कौन सी बेटे? प्रस्तावना, उसमें नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अपने विचार को प्रकट करना, दूसरी है अभिव्यक्ति होना, मतलब इच्छा के अनुसार रोजगार पाना या इच्छा के अनुसार कार्य करना, 3 नंबर है आपके विश्वास, और 4 नंबर है आपके धर्म, और 5 नंबर है आपके उपासना। कौन सी बेटे? उपासना। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो कितनी प्रदान की गई है? 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। पहला कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे किसमें दी गई है? प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, इसके बाद के अंदर अपना जो तीसरा टॉपिक आता है वो, सॉरी इसमें दूसरा टॉपिक है वो कौन सा? समानता। क्या है बेटे? समानता। समानता आपको पता है प्रस्तावना के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो समानता वो 2 दी गई है, एक तो कौन सी? प्रतिष्ठा, और एक कौन सी है? अवसर। और आप कोई सी भी इज्जत, कोई सा भी मुकाम हासिल कर सकते हो, वो आपको क्या बेटे? समानता। ये नहीं कि भाई कलेक्टर इसी जाति का बनेगा, नहीं, आप में भी योग्यता है तो आप भी बन सकते हो और अवसर उसमें प्राप्त कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारी प्रस्तावना में जो समानता दी गई है वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। एक तो प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर प्राप्त करने की समानता। तो ये 2 प्रकार की हमें क्या मिली है? समानता। अब उसी प्रकार अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा बेटे? बंधुता। कौन सा है? बंधुता। तो देखो तीसरे नंबर पर है बंधुता। बंधुता का शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। अब देखो एक प्रकार से नारा लग रहा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, तो ये मतलब कहने का है कि इस बंधुता का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमेशा क्या होता है? भाईचारा। हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में कहा गया है कि हमें देश में एकता और अखंडता को यदि बनाए रखना है तो देश में अपन को अधिकांश रूप से भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इतने जितने भी है उनके मध्य क्या बनना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। तो वो चीज इसमें विशेष रूप से उपलब्ध करवाई गई है। तो अपन के पॉइंट ये 3 थे, समझ में आ गए। ठीक है तीनों। अब देखते हैं आगे की प्रवृत्ति। आगे में तीसरा इसका जो विवरणात्मक भाग का तीसरा जो टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ। तो देखो तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिया? तीसरी बात वो हमें दी गई है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता एवं अखंडता। इसको समझ लेना, लास्ट पॉइंट है। ठीक है,
अब देखो, देश व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता व अखंडता को अपन को समझना है। तो व्यक्ति की गरिमा, देखो यहाँ तक देखना, देश की एकता ये एक अलग पॉइंट, अखंडता एक अलग, ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि हमारे देश के अंदर एकता को बनाए रखना है। देश की एकता को एक जगह बनाए रखने के लिए हमें जो भाषावाद है, जातिवाद है, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जितने भी विभेद होते हैं, जैसे मार्क्सवाद है, भाषावाद है, तो इन प्रवृत्तियों की ओर लोगों को न ले जाकर संविधान की ओर आकर्षित करना और उनके अंदर हमेशा एकता बनाए रखना, यही प्रवृत्ति, मतलब जातिवाद को सहारा न देकर, भाषावाद को सहारा न देकर हमारे संविधान ने हमेशा किसको सहारा दिया? देश की एकता को, कि भाई हमें देश के प्रति सजग होना चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए, किसी जात पात का प्रेमी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू और मुसलमान हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में एक ही भावना होना चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ और मैं देश की एकता को हमेशा, और जो लोग देश में रह रहे हैं वो सब मेरे क्या बेटे, भाई बहन, माता पिता जो भी है, उनको अपन को विशेष तौर से याद रखना, ठीक है। तो ये व्यक्ति की गरिमा और देश की क्या कहलाती है बेटे? एकता। अब बात आती है मेरा लास्ट पॉइंट है अखंडता। कौन सा बेटे? अखंडता। अब देखो ये वर्ड भी नया जोड़ा हुआ है, अखंडता वर्ड हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो मैंने वो बता दिया आपको, 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? 1976। इसके तहत हमारी इस अखंडता वर्ड को जोड़ा गया है। अब ये जो वर्ड है 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या बात बताई गई है कि अखंडता है क्या? तो देखो एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ इस अखंडता के बारे में। ऐसा क्या हुआ था कि हमारे देश में अखंडता की प्रवृत्ति अपनाई गई? तो देखो, सबसे पहले मैं कहानी को ले जाता हूँ डायरेक्ट 1971 में, हालांकि ऊपरी तौर पर बताता हूँ, कभी आगे पूरी डिटेल से बताऊंगा, ठीक। 1971 के अंदर आपको पता है कि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के सेक्टर में आपको पता है कि 71 में युद्ध भी हुआ था, कि जैसे मान लो कि अपन सेक्टर ये स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भाग था ना, ये था पश्चिमी पाकिस्तान। कौन सा था? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये था पूर्वी पाकिस्तान। अब इस पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये कौन सा है बेटे? पूर्वी पाकिस्तान। अब क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तानी थे, पश्चिमी पाकिस्तानी जो मुसलमान थे, वो यहाँ के लोगों पर क्या करना शुरू कर दिया? अत्याचार। और यहाँ पे सबसे ज्यादा थे बंगाली। कौन थे बेटे? बंगाली थे। तो इन पर घोर अत्याचार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो ये जो लोग हैं शुरू इन पर अत्याचार होने लगे, तो ये धीरे धीरे अपनी जगहों को छोड़कर और भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, उस क्षेत्र में आकर अपना निवास बनाने लगे थे। भारत के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई कि यार इतने लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में कैसे आ रहे हैं। तो इसकी जायजा लेने के लिए जब ये लोग आए तो भारत उनको क्या दी थी? शरण। क्यों दी थी? क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहानी में बहुत लंबी है, कभी सुनाऊंगा, टाइम मिलेगा तब। क्योंकि हमारे देश से जो भी लोग शरणार्थी बनकर आता है, ये हमारी एक संस्कृति की पहचान है। क्योंकि हम है जो कि एक प्रकार से आपको पता है कि हम विश्व शांति के क्या बेटे? समर्थक है देश। और हमारे देश में गुटनिरपेक्षता भी अपनाई है, पंचशील समझौता जैसी चीजों को हमारे देश ने अपना रखा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर कोई भी जब आता है, चाहे वो दुश्मन भी क्यों न हो, हम उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत। उसको रहने और खाने पीने का चीजें हम उपलब्ध करवाते हैं। तो ये चीजें मतलब शरणार्थी बनकर ये आगे भारत में, अब भारत में निवास करने लगे, तो पाकिस्तान को अलग से जाहिर होने लगा कि यार इंदिरा गांधी ने हमारे शरणार्थियों को जगह दे रखी, जिसके बदौलत पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र से हमारे देश पर क्या कर देते हैं? हमला। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है हमारी भारतीय सेना के द्वारा, और पाकिस्तान को इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरा डिटेल से बताऊंगा, आगे आएगा आपके पार्ट में। अब ये चीज हो गया, तो इसने, भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। तो इंदिरा गांधी ने हमेशा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसका एक नया देश बना दिया था, जिसका नाम था बांग्लादेश। क्या नाम था बेटे? बांग्लादेश, जिसको हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तत्वावधान या उसके निगरानी में इसको नया राष्ट्र का नाम दिया गया। अब धीरे धीरे बांग्लादेश एक नया देश बन गया। तो उधर क्या होता कि जैसे ये देश बना 1972-73 में ये अस्तित्व में आया, तो उधर 1975 के अंदर जो पंजाब राज्य था, कौन सा राज्य था बेटे? पंजाब राज्य।
इस पंजाब राज्य ने भी विद्रोह कर दिया था भारत में, स्वर्ण मंदिर को लेकर भी किया था और कहा कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? एक अलग देश। और यहाँ तो कि उन्होंने अपने देश का नाम भी रख लिया था, क्योंकि इन्होंने अपने पंजाब के देश में अपना नाम रखा था खालिस्तान। क्या हम अपना एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे बेटे? खालिस्तान रखेंगे। अब ऐसी प्रवृत्ति थी कि भाई खालिस्तान नाम रखेंगे। तो उस समय आपको पता है इंदिरा प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिसको लेडी डॉन के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, जिनके जो निर्णय थे वो आज तक जाने जाते हैं। तो देखो अब इसमें आगे की स्थिति क्या बनती है कि खालिस्तान की मांग कर देती है। तो इंदिरा गांधी, आपको पता है 1975 के अंदर सबसे पहले आंतरिक शांति के आधार पर हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी। और उस इमरजेंसी के तहत इन सिखों पर मतलब जैसे तैसे करके इनको रोका गया और इनको इस मतलब बंटवारे को लेकर उसको शांत किया गया। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अभी आज पंजाब जैसे तैसे करके हमने शांत किया, तो आगे कोई दूसरा राज्य खड़ा हो जाएगा। राजस्थान बोल देगा कि थोड़े दिन में मैं भी अलग हूँ, हनुमान जी है ना, आगे जैसे मान लो गुजरात के देगा मैं भी अलग होंगे। इस प्रकार से तो भारत के क्या हो जाएंगे? टुकड़े। तो इसको हमेशा के लिए रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने उसी समय हमारी प्रस्तावना में एक वर्ड जोड़ा जिसका नाम क्या बेटे? अखंडता। और अखंडता का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप चाहे राज्य नया बना लो, जिला बना लो, तहसील बना लो, गांव बना लो, लेकिन कभी भी अपने देश का टुकड़ा अलग करके आप एक नए राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। ये बात किसमें बेटे? अखंडता में। तो इसी के साथ ये आपकी प्रस्तावना का टॉपिक है वो लगभग क्या हो जाता है बेटे? कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में न्याय के प्रकार कितने हैं? 3 है। तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखना है। अब अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, लेखक भी इसके बारे में देखो अलग अलग बता रहे हैं। एक तो जैसे सबसे पहले अपन कह सकते हैं, एक तो था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नाम ही बहुत बड़ा है। क्या नाम है बेटे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक क्या विचार है, मतलब ये हमारी एक सोच है और ये होनी चाहिए। और इस प्रकार की उन्होंने बात किसने की थी? अल्लादी कृष्णमाचार्य अय्यर। फिर एक आदमी था, आपको पता है, उसका नाम है के.एम. मुंशी। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। के.एम. मुंशी ने इसी प्रस्तावना को हमारे देश की राजनीतिक कुंडली कहा गया है। क्या कहा गया बेटे? राजनीतिक कुंडली कहा गया है। तो ये भी आपको इसमें विशेष तौर से याद रखना है। एक है बेटे अगला डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। क्या बताया बेटे? संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय। आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। फिर इसके बाद में एक अंग्रेज था जिसने अर्नेस्ट बारकर, जिसका नाम है, इसने प्रस्तावना को क्या बता दिया था? इसने बताया कि प्रस्तावना है वो राजनीतिक कुंजी नोट है, राजनीतिक कुंजी नोट की संख्या। ये ध्यान रख लेना। कुंजी कौन था? जो आपने एग्जाम में पहले पास बुकांगी जगह कुंजी आती, मतलब पूरा उत्तर भी में सारांश जोड़ो तो वो भी एक संविधान को कहेंगे बेटे सारांश है। अर्नेस्ट बारकर ने इसे कुंजी नोट की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। उसी प्रकार एक आदमी और आता है पालकी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पालकी वाला ने हमारी जो प्रस्तावना है उसको क्या नाम दिया था? संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा था इसने? संविधान का परिचय पत्र। ये किसने कहा था? पालकी वाला। तो ये चीजें भी ध्यान रखना, थोड़ा सा नॉलेज के लिए लिखाया मैंने कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, उसने तो प्रस्तावना को बताया कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। उसी प्रकार के मुंशी ने क्या बताया? इसको राजनीतिक कुंडली। डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने इसको क्या बताया? संविधान की आत्मा है, हृदय। अर्नेस्ट बारकर ने इसको राजनीतिक कुंडली या ये कुंजी नोट की संज्ञा दी। पालकीवाल ने संविधान का क्या बताया? इसे परिचय पत्र। तो ये प्रस्तावना के मतलब अलग अलग संबोधित नाम है और नामों को इसमें इंगित किया गया है। तो ये था बेटे आज का टॉपिक प्रस्तावना। अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये आप फॉरवर्ड करना, आगे भेजना, ताकि कोई भी बच्चा इस टॉपिक को पढ़कर एक आने वाले एग्जाम के अंदर अपना 1 नंबर पक्का कर सके। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।